मित्रों, बात बातों में कि आज की कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे मेहमान कुमुद मिश्रा जी हैं, सिनेमा और रंगमंच के एक बड़े कलाकार, अच्छी तरह पहचाने जाने वाले, अच्छी पहचान प्रतिष्ठा रखने वाले और अपने किरदार में उतर कर अपने को स्थापित करने वाले। लगभग मुझे लगता है 30 साल का समय तो उनको हुआ इस पूरे परिदृश्य में काम करते हुए लगातार, और उन्होंने एक निरंतरता स्थापित की अपनी गतिविधियों के द्वारा। आपको ये बताना चाहूँगा कि रंगमंच उनका पहला प्यार, थिएटर के प्रति उनका जो कमिटमेंट है वो एक जुनून की तरह है। वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, युवा क्षेत्र के रहने वाले हैं। भोपाल में रहकर उन्होंने एक लंबे समय रंगमंच में काम किया और फिर यहाँ से उनकी यात्रा बम्बई की तरफ गई और परवान चढ़ी। मुंबई में सत्यदेव दुबे जी जैसे मूर्धन्य रंगकर्मी, रंग पंडित का उनको सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्होंने लगातार अपनी रंगमंची प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए थिएटर में जुटकर काम किया। अभी कुमुद भाई आ चुके हैं, तो मैं उनको अभी जोड़ लेता हूँ और फिर हम उनके साथ ही बात करते हैं। जो आरंभ में मैंने बताया, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। सुरुचि मोहता जी, रितेश पुरी, रिया झा, ललित कुलदीप, सत्यम त्रिपाठी, शुभम, आशीष ओझा, आप सबका हार्दिक स्वागत है। और जो आते जाएंगे मैं उनका नाम लेता जाऊंगा। कुमुद भाई से हम जुड़ जाते हैं। अभी 7:02 हो रहा है और आगे की जर्नी उनके साथ ही फिर करना ज़्यादा सुखद होगा। कुमुद भाई नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। इसको मैं ऐसे रखूं या टेढ़ा कर लूं? ये नहीं, ये ठीक है भाई साहब। ठीक है जी। हाँ, इस तरह ठीक है। आप बस थोड़ा सा कैमरे को नीचे हाँ, कर लीजिए, या एक आध कुछ थोड़ा सा ऊंचा हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और थोड़ा हाँ ये ठीक है। हाँ, हाँ ये ठीक है, हाँ ये एकदम ठीक है। जी और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर इतने समय बाद। 3-4 साल तो हुए। एक जी जी मुलाकात जी आखिरी में पृथ्वी थिएटर में हुई थी, जब जी आपका शो होने को था और आप पीछे आए थे जरा देर को, तो मैं मिल गया था आपसे, जी जी फिर जी नहीं मिल जी। पाया। लेकिन यहाँ आपको ये बताना चाह रहे थे कि ये पिछले 3 महीनों में हमने ये बातों बातों में कार्यक्रम का एक सिलसिला शुरू किया। जी। कोरोना समय में जब ये रहा कि घर में ही रहना और कुछ और नहीं करना है, तो जी। फिर घर में रहकर क्या बेहतर हो सकता है, तो ये इसकी वेव लेंथ भी बम्बई से आई। बम्बई में कुछ कलाकार इस तरह से मित्रों से आपस में बात किया करते थे, तो मुझे लगा कि हम एक इसका अनुसरण कर सकते हैं अपनी तरह से, जो हम लोग का तरीका है। जी जी। तो आज लगभग 82 दिन पे आ रहे हैं, क्या 81 बात। दिन। आप 81 क्रम में हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। यहाँ पर मध्य जी प्रदेश खुश है आपको देखकर। सब लोग यहाँ पर जो ज्वाइन होते जा रहे हैं, आपके हमारे जानने और चाहने वाले, तो जी जी। आपका स्वागत है इस पूरे सीन में। सबसे पहली जिज्ञासा तो ये रहती है कि 2-3 महीने में आपने क्या किया है घर में रहकर। हाँ, मतलब अब तो ऐसा कुछ रहा नहीं है जो मैं बताऊंगा और वो जो पूरी दुनिया में चल रहा है उससे कुछ अलग होगा। लगभग सब लोग वही काम कर रहे हैं। घर के कामकाज में व्यस्त हैं पिछले हाँ 3 महीने से। जी जी। जो मतलब घर में हाथ बटा रहे हैं, झाड़ू पोछा, खाना हाँ बनाने में, बर्तन मांजने में, और हाँ, तो वही कपड़े प्रेस करने में। बीवी बच्चे के साथ समय बीत रहा है। पढ़ाई थोड़ी बहुत हो रही है। हाँ उसमें व्यवधान होता रहता है। कभी कभी मतलब वो कभी
आपका मन लगता है, कभी नहीं लगता है, टेलीविजन फिल्में देख रहे हैं। सो हाँ, मतलब बेसिकली वही वही रूटीन हो रहा है जो लगभग सबका चल रहा है जी। एक ज्यादातर ये विचार आता है, जैसे मैं स्वयं मैंने अपने से ही महसूस किया, और इवन जस्ट कुछ दिन 4-6 दिन पहले सतीश कौशिक जी आए थे 75 नंबर पे। उन्होंने भी कहा कि कुछ क्रिएशन तो करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा कि जैसे कि हम कोई पेंडिंग काम कर पाए पूरा, या कोई बड़ा काम कर पाए कि जिसको करने में संतुष्टि हो, खुशी हो। ये दो तरह के विचार काम करते हैं मानस, क्योंकि बाहर सब कुछ प्रतिकूल है, एक अजीब सा अंदेशा और भविष्य को लेकर एक जिस तरह की स्थितियां हैं, तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि हमारा कुछ जो पेंडिंग है या बहुत महत्वाकांक्षी कार्य हमको करना था, हम वो कर पाएंगे। ऐसा कुछ आपको भी लगता है क्या? देखिए, वो उसका एक तरह का वैक्यूम है। मतलब हम जो सोचते हैं कि मतलब जब ये लॉकडाउन हुआ था तो सबको ये लग रहा था कि संभवतः इस समय हम कुछ कुछ वो सारी चीजें कर पाएंगे जो हमने मतलब छूट गई थी हमसे। हाँ, लेकिन होता क्या है, क्या इतना तनाव है सबकॉन्शियस में, आपको ऐसा आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, पर हम सब जानते हैं कि नॉर्मल नहीं है। मतलब मैं और मेरी वाइफ आयशा, हम लोग एक नाटक करना चाहते हैं अपने ग्रुप के लिए। मतलब सुदामा के चावल एक नाटक है जो हम काफी समय से प्लान कर रहे हैं करने के लिए। तो इससे हाँ, बेहतर समय नहीं मिल सकता था, लेकिन आप वही नहीं कर पाते हैं। आप बाकी सारी चीजों में समय आपका इतना बीत जाता है, और फिर बहुत सारी चीजें आपको लगता है कि आसान है, कर पाना आसान है, लेकिन असल में आप उसके लिए तैयार नहीं है। जब हम दुनिया नॉर्मल थी, मतलब एक तरह का नॉर्मल था, ये दूसरे तरह का नॉर्मल है। जब उस नॉर्मल में हम थे, देखिए बात भी कैसे कर रहे हैं, दो नॉर्मल्स की हाँ, बात हो रही है। तो हाँ, हाँ, उन सारे डिस्ट्रैक्शन में वो सारा जो ऊहापोह है, सारी दौड़ भाग है, उसमें बहुत सारी चीजें घटती थी और आप जी, कर पाते थे। अब जब सब कुछ शांत है, एक तरह से आप घर पे बैठे हुए हैं, आपके 3 महीने से आप कहीं गए नहीं हैं, तब आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है जो आप करना चाहते, जो आपके हाथ में है। मतलब आपको कुछ लाइन्स याद करनी है, आपको कुछ रिकॉर्ड करके भेजना है, वो भी बड़ा मुश्किल सा, मतलब एक छोटा सा काम भी बहुत मुश्किल जान पड़ता है। अब ज्यादातर वो काम हो पाते हैं जो ज्यादा फिजिकलिटी इन्वॉल्व करते हैं। मतलब अगर कपड़ा धोना है, बर्तन मांजना है, झाड़ू लगाना है, या बिल्कुल एक तरह का जिसको कहते हैं कि आप शून्य में जब चले जाते हैं, कि आप एक फिल्म देख रहे हैं और आप देख भी रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई एक तरह का कंसंट्रेशन आपसे मांगता है। तो कई बार आप कर पाते हैं, कई बार आप किताब उठाते हैं और खाली खाली बैठे रहते हैं। तो थोड़ा मुश्किल समय है। मतलब मतलब मुझे लगता है कि मैं तो बहुत अपने आप को क्रिएटिव मानता भी नहीं हूँ, तो मैं तो बैल हूँ उस तरह से। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा मुश्किल तो है। पर हाँ, कुछ लोग शायद इस समय का बहुत अच्छा उपयोग कर भी पा रहे हैं संभवतः, पर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो पा रहा है जी। कुछ जैसे अपनी कहूँ छोटी सी बात की, एक सभी एक इंटरव्यू की किताब फाइनल करना थी, तो अच्छी भली वो फाइनल हो गई थी। फिर मेरे एक थिएटर वाले दोस्त हैं, उमेश शुक्ल बनारस वाले, उन्होंने कहा कि बोले भैया इसमें हर एक के जिन जिन आपकी पर्सनालिटी का इंटरव्यू किया, उन पे कम से कम 100 शब्द भी लिखो शुरू में, हाँ ये बातचीत किस क्षण में हुई या क्या समय रहा। जी तो अब वो बहुत छोटा काम था, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया, उसका मन ही नहीं हुआ करने का। जी जी तो ये हो रहा है कि जो महत्वपूर्ण काम है उसका कोई मानस नहीं बन रहा। जी। कोई आपके जो आनंद के स्वभाव हैं, कुछ आपके ऐब होंगे छोटे मोटे, उसमें भी आपको रस नहीं मिलता होगा शायद। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आ, हाँ मतलब जी जी। तो ये है। और इधर फिर स्मृतियों में जाते हैं तो फिर इधर मध्य प्रदेश को याद करते होंगे, भोपाल, अपने अपना घर, मध्य रीवा। प्रदेश असल में भोपाल मेरे लिए मेरे जीवन का बहुत बड़ा, मतलब वो जिसको कहते हैं ना कि अ, बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव रहा है ना भोपाल। मतलब रंगमंच को लेकर के एक तरह की जिसको कहते हैं ना कि अ, जिसको दीक्षा जो होती है वो वहीं हुई है एक तरह से।
मतलब मेरे हाँ स्कूल का माहौल था जब मैं स्कूल में पढ़ता था। मैं हमेशा जिक्र करता हूँ जो मेरे प्रोफेसर्स हुआ करते, मिलिट्री स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ मैंने 7 साल बोर्डिंग किया। हाँ वहाँ हाँ असल हाँ में एक नींव रखी गई थी। नींव तो पिताजी से उन्होंने रखी थी। पर भोपाल जो है ना, भोपाल में मैंने असल में थिएटर को पहचाना, जाना है। हाँ मतलब भारत भवन रंगमंडल के जो नाटक देखे हैं मैंने, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर मैं उनको याद करता हूँ। मैंने बाबा का नाटक देखा था, मतलब नाटक देखा था नहीं, बहुत सारे नाटक देखे थे। मैंने हाँ स्कंदगुप्त बहुत देखा था, मैंने हाँ मतलब दो कश्तियों का सवार देखा था। मतलब वो इतनी लंबी लिस्ट है, फादर, फेदरा, फुटबॉल, मालविका की मतलब मित्रम। मैं गिनाते ही जा सकता हूँ। और हम्म। वो जो चमत्कार वहां मैंने देखा है उस मंच पे, और वो जो शिक्षा मेरी हुई है थिएटर को लेकर, अभिनय को लेकर के, वो और कुछ। हम्म। और उसके अलावा जो मेरी शुरुआत हुई वहां पे अलकनंदन जी के साथ, अलकदा के साथ, हाँ असल में उन्हीं से शुरुआत हुई है थिएटर की। हम्म। पहली वर्कशॉप मैंने साउथ सेंट्रल जोन की उनके अंडर की थी। फिर बंसीदा रंग विदूषक के साथ, प्रभात गांगुली गुलदी के गुल साथ गुल्दी रंगश्री लिटिल बैले रंग ट्रूप। लिटिल बैले ट्रूप जी। या और फिर मैंने मतलब मैंने असल में लगभग सबके साथ वहां पे काम किया है भोपाल में। भारत भवन में भी थोड़े समय के लिए मैं कैजुअल आर्टिस्ट के रूप में मैंने काम किया जब जॉन मार्टिन आए हाँ थे। हाँ सुदूर उत्तर का यात्री। हाँ, उसमें मैंने एक छोटी सी भूमिका की थी। तो मतलब वो भूमिका इंपॉर्टेंट नहीं थी मेरे लिए इंपॉर्टेंट था उन लोगों, उन एक्टर्स को, आलोक चटर्जी को, विभा हाँ जी को, सरोज जी को, शोभा जी, मतलब इन लोगों को देखना, जैन भाई। और जो थिएटर को लेके जो इन लोगों का पैशन था उस समय, और मतलब वो जो इनफैक्ट पूरा भारत समझ। भवन ही अपने आप में, मैं उसके बारे में तो मैं बिना थके बोल सकता हूँ। मतलब वो ऐसा प्रांगण था, ऐसा कल्चर बनाया गया था जिसमें अशोक वाजपेयी जी, स्वामीनाथन जी, कारण जी, इनका जो योगदान उस समय रहा है। और मुझ जैसे एक्टर के लिए जो उस समय नया नया भोपाल गया था, आप भारत भवन में घुस जाइए, आप बस उस प्रांगण में घुसिए और आपको कुछ नहीं करना, आप बस मूव करते रहिए और आप, इतना कुछ आपके अंदर जाता था। हाँ कहीं क्लासिकल डांस हो रहा है, कहीं क्लासिकल सिंगिंग हो रही है, पॉटरी चल रही है, एग्जीबिशंस चल रही हैं, मतलब, और प्लेस चल रहे हैं, फोक, विश्व कविता समारोह, एशिया कविता समारोह, मतलब आपको कहीं जाना ही नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि देश का उस समय में जब मैं था उस दशक में, असल में भारत का सबसे बड़ा, मैं इसको कल्चरल मूवमेंट मानता हूँ। और हम्म। वो उसने जितना दिया है हमें, मतलब अद्भुत। सॉरी, इस पे तो मैं बोलते ही जा सकता हूँ, तो जी। ये तो है कि वो असल में उसी संस्थान में जाके कलाओं के अंतर संबंध को लेके हम लोगों ने कुछ चीजों को समझा जी। कि दरअसल एक कला का दूसरी कला से रिश्ता क्या है। नहीं जी। तो नृत्य वाले को संगीत से कोई लेना देना नहीं है, संगीत वाले को नाटक से कोई लेना देना नहीं, या प्रदर्शनी है या साहित्य है, ये सब। लेकिन उस केंद्र ने ये सब चीजों को एक ही जगह पर लाकर उसका जो एक्सेलेंस था वो हम सबके लिए रखा। वो जी। दो कश्तियों का सवाल, जैसे उस समय भारत भवन की नौकरी में था तो उसका ब्रोशर तैयार करने में मेरा, लिखा पढ़ी में मेरा रोल था। मुझे जी। भी जी। याद है जी। वो सब ब्रोशर, स्मारिकाएं तैयार होती थी। मैं आज वो आपका एक इंटरव्यू भी दोपहर को टाइम्स ऑफ इंडिया में कभी 5 साल पहले आपने बात की होगी, तो आपने याद किया था अपने दादाजी को कि जब वो रामायण की चौपाई पढ़ते थे और भाव विभोर होकर रोने लगते थे तो आपका बड़ा मनोरंजन होता था, और आप इस बात को जी। लेकर चकित होते थे कि वो इसमें ऐसी क्या बात है जो वो रोते। जी। 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 हाँ, मैं बहुत छोटा था तो जाहिर है मेरे लिए ये अपने आप में एक मिस्ट्री थी कि अ, कि भक्ति जो है ना, जब हम भक्ति की जी बात करते हैं, आज तो रिलीजन का मतलब बदल गया, उसके मायने बदल गए हैं। हम लोगों ने हमने रिलीजन को, खैर वो एक लंबी चर्चा है, वो अलग चर्चा है। लेकिन जो प्योरिटी मैंने उस समय देखी है कि एक आदमी रामचरितमानस का पाठ करता है, और मैं सिर्फ उनके सामने बैठता था टीका लगवाने के लिए, और वो बुलाते थे, मैं कहीं भी होता था, मैं जाता था, वो पाठ करते करते और वो रोने लगते थे।
और वो हाँ मतलब वो प्रॉब्ली जेनेटिकली हमारे पूरे खानदान में है। तो वो जब भी कोई चीज ऐसी आती है शब्दों के माध्यम से, तो आप मतलब अपने आप को रोक नहीं पाते। और मैं देखता था ऐसा इन शब्दों में क्या है जो इनको कोई ऐसा समय नहीं होता था जब वो पढ़ें और वो रोए ना। हाँ मतलब कोई ऐसा दिन नहीं जाता था, मतलब रोज अगर मैं तो मतलब मैं वो उनको इमोशनल होते हुए मतलब बिना उसके वो उनकी पूजा खत्म नहीं होती थी। 4 बेटे थे मेरे पिताजी वगैरह, 4 भाई थे, तो प्रॉब्ली शायद उससे भी रिलेट करते हों या जो कुछ भी हो, वो तो मिस्ट्री। मैंने कभी उनसे ये सवाल पूछा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि उनका इतना निजी, और उस समय मैं पूछने की स्थिति में भी नहीं था। लेकिन लेकिन एक बच्चे का जो कौतूहल होता है वो भी मेरे अंदर, मैं अपने आप को दबा के रखा है। मुझे मुझे बस उनको देखना अच्छा लगता था कि वो फक 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 रो भी रहे हैं और वो अपनी पूजा भी कर रहे हैं। हाँ और प्रॉब्ली शायद वो मेरे सबकॉन्शियस में था। मुझे लगा कि देखिए ये जो है ना ये, और वो बहुत अच्छा गाते थे और बहुत फेमस थे। मतलब वो कहीं भी अगर कोई भी राह चलता घर आता था तो चौपाइयों में ही बात करते थे। मतलब वो उनका एक नेचर था। और वही मेरे पिताजी को भी गया तो वो, लेकिन वहां से जब मैं कहता हूँ रिलीजन कैसे, पूजा कैसे शिफ्ट होती है, जब मेरे पिताजी हाँ आए तो उनका उनका जो पूजा करना था, वो पूजा करते करते वो सारे प्रैक्टिकल काम करते थे। कि वो पूजा कर रहे हैं और साथ में मुन्ना की मम्मी चाय दे दो, तो चाय भी आ जाती थी। और उनको याद हाँ आता था कि भाई मेरा सामान वहां रख देना। मुझे कुछ आदेश मिल जाता था कि ये जूता पॉलिश कर दो, हो रही है। और ये हम्म, सब चलता रहता था पूजा के साथ। तो मतलब वो जिसको कहते हैं ना उसका, फिर हमारी जनरेशन आई जिनके लिए वो थोड़ा बैक। मैं तो खैर एक तरह से मैं अपने आप को बहुत आस्तिक नहीं मानता हूं, तो मैंने तो खैर मैं उसमें, तो उसका मेरे ऊपर बहुत असर हुआ है। उनका बहुत असर हुआ है। और मुझे मुझे वो चमत्कार जो है ना अभी तक मेरे मन में बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो शब्दों का जो जादू है, जो अ, जो किताबों का जादू है, और वो मैं मतलब ये किसी को बहुत बुरा लग सकता है कि मैं रामचरितमानस का या महाभारत का या उनका उनकी तुलना में, तो मेरे लिए तो शब्द शब्द हैं। और वो शब्द जो दुनिया क्रिएट करते हैं वो इसीलिए राइटर बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। अद्भुत अद्भुत दुनिया क्रिएट होती है। आप सोचिए, आप कुछ अक्षर हैं, आप हाँ उनको पढ़ते हैं और आप आपका संसार बदल जाता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। या प्रॉब्ली उसकी उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है मेरी यात्रा में। जी। पिताजी भी रामलीला से जुड़े रहे, वो जब अवकाश पे आते होंगे उस मिलिट्री में थे रहे, आपने बताया था कि वो सेना में हाँ, रहे, तो जब कभी मिलिट्री वो में जाने से अवकाश। पहले भी वो रामलीला करते थे। रामलीला करते थे और उसके बाद फौज में भी वो कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे, तो वो नाटक वहां भी करते थे। वो उनको मैंने मंच पे देखा है। मैंने रामलीला करते हुए नहीं देखा, मैंने उनको लेकिन हम, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैंने उनको मंच पे देखा है जब फौज में थे वो। और वो उन्होंने एक नाटक किया था पृथ्वीराज चौहान की आंखें, और मैंने उनको मंच पे हाँ देखा है। तो मैंने उनको प्रवचन देते हुए देखा है। फौज में वो एजुकेशन कोर में थे, तो कभी पूजा पाठ हो रहा है मंदिर में तो वो प्रवचन भी देते थे। और वो गुरुद्वारे में भी जा करके प्रवचन दे देते थे। और मतलब तो और मैं जब बड़ा हो गया और जब मैं मिलिट्री स्कूल में था, तो एक दिन जब मैं छुट्टी आ रहा था और हमारे घर की सड़क जो जा रही थी, घर की वो सड़क जा रही थी, और मैं वहां से जा रहा हूँ करीब 11-12 बजे, और एक मोहल्ला है और अचानक से मुझे उनकी आवाज सुनाई देती है। और मैं करीब 11 बज रहे थे, मैं लौट रहा था दूसरे भोपाल से जा रहा था कहीं से, और पता चला एक छोटा सा मंच है और 20-30 लोग बैठे हुए हैं रात को 11 बजे, और मेरे पिताजी हाँ वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। और प्रवचन हम्म, देना उनके लिए असल में वो रिलीजन इतना बड़ा मुद्दा नहीं था उनके लिए, वो ऑडियंस मुद्दा होती थी। वो परफॉर्मेंस का जो उनका वो था, वो मतलब वो मेरे स्कूल भी गए, मिलिट्री स्कूल जहाँ मैं पढ़ता था, और उस समय वो पहुंचे हैं और स्कूल पिकनिक जा रहा था, वो ज्वाइन कर गए। और उसके बाद उन्होंने वहां पे उन्होंने एक परफॉर्मेंस की। उनको वो बहुत मतलब वो असल में बहुत बड़े अभिनेता थे। हाँ, मैं तो हाँ हाँ तो जी। ये अब फिर ये सब फिर आप में कैसे ना आता? वो शोले का वो गाना का उसका क्या है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वो आप दोनों गाते वो थे या उन्होंने उन्होंने असल कोई में, अवसर?
मैं शायद सिकंदराबाद में था या सिकंदराबाद में था शायद, मैं बहुत छोटा था। तो उन्होंने मुझे पहली बार एक दोस्त के साथ, अब मेरी मेमोरी बहुत खराब है तो मुझे दोस्त का याद नहीं, पर मैं एक दोस्त के साथ मंच पे हम लोगों ने ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ये वाला गाना हमने मंच पे गाया था। हाँ शायद तब मैं थोड़ा बहुत सुर में रहा हूँगा, अब तो बेसुरा नहीं असुर हो गया हूँ, मैं इतना खराब गाता हूँ। लेकिन उन्होंने पहली बार मंच पे मुझे वहां उतारा था। तो अब मुझे तो याद नहीं, अब नहीं याद है, मुझे इतना याद है कि हम खड़े हुए थे और हमने ये गाना गाया था, इतना मुझे याद है। या तो पहली पहली बार मंच में मैं वहां उतरा था जी। भोपाल लेकिन आप पे बहुत गर्व करता है। हम सभी लोग उस तरह से जो जो हम इधर आपको पर्दे पे एक से एक किरदारों में देखते चले जाते हैं, तो भोपाल से बहुत गर्व होता है। भोपाल ये पे तो मुझे है। बहुत गर्व है, मतलब भोपाल ने जितना मुझे दिया है, एक एक अभिनेता के तौर पे, एक कलाकार के तौर पे, एक जिसको कहते हैं रंगकर्मी के तौर पे, वो तो मतलब उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। मैंने जितना कुछ अपने उसमें सीखा है भोपाल में, सत्यव्रत राउत का बहुत बड़ा रोल रहा है, योगदान हाँ रहा है मेरे हाँ मेरे अभिनय यात्रा में। आलोक भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो वो भोपाल, मतलब भोपाल में तो मतलब उनका योगदान तो अलग है। मैं कह रहा हूँ मेरे मित्रों का योगदान, जिनके साथ मैं काम कर रहा था। अ, आशुतोष पंड्या हैं, हाँ। मतलब मैं मतलब लिस्ट गिनाऊंगा तो बहुत सारे लोग छूटते, तो वो आधा शहर इसमें शामिल हो जाएगा जी। और हमें वो अभी भी याद है कि जिस समय सत्यदेव दुबे जी को कायदा सम्मान मिला था रंगमंच वाला, और जी। वो नाटक लेकर आए थे, उस नाटक में आप भी थे। तो हम लोग बहुत एकदम ग्लैड हो गए थे आपकी उस समय मंच पर पहली आमद देख के इतने वर्षों बाद। और पूरा का पूरा वो दिशा का बदलाव दिख रहा था। जो आप पंडित जी के बारे में जरूर मेरी इच्छा है आपसे बात करने की, क्योंकि एक बार मुझे एक ऐसे ही समय में 2 रात उनके साथ एक कमरे में रहने का मौका दिल्ली में मिला था, जी। लगभग 48 घंटे। तो रात को काम करते थे और दिन में सो जाते थे। लेकिन लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने बात की, और वो जो सारा उनको लेके जो तमाम सब तरफ डर और भय व्याप्त था, वो उस समय उन 2 दिनों में दूर हुआ। ये बहुत अपनापन दिया। तो आपके साथ कैसे रहा? आप जब बम्बई पहुंचे, आपने तो उनकी दीक्षा ली में, मुझे वो याद है उस समय जब मैं आपसे मिला था कुछ बार। इनफेक्ट बम्बई की पहली यात्रा तो मेरी यही है कि मैं आपके घर में ही ठहरा था जी 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 सबसे पहली बार जब बम्बई गया था मैं। जी जी जी। देखिए मेरा 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 बॉम्बे या मुंबई जो भी कहिए आप, मतलब मेरा आने का कारण दुबे जी थे। वो ड्रामा स्कूल में हमको पढ़ाने आए थे, और फिर जब मैं पास आउट हुआ और मैं उस समय दिल्ली में था, तो एक ऑडिशन के लिए उनकी तरफ से ही कॉल आया था कि आप आ जाइए बॉम्बे। और मैं बॉम्बे आया, फिर मैं यहीं पे रह गया। ये फैसले, ये एक अलग कहानी है कि मैं, वो ये शहर का जादू था। तो अ, दुबे जी मतलब हम उनके बारे में क्या कहूँ, मतलब जब वो हमको पढ़ाने आए थे, तो जैसे हम ड्रामा स्कूल में जब होते हैं तो हमारे अंदर हमेशा एक तरह की रेबल क्वालिटी होती है। हमेशा हम हर चीज पे सवाल उठाना पसंद करते हैं। कई बार हमको जवाब मालूम भी होता है, तब भी हम सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं टीचर को कि आपको नहीं आता, हमें आता है। ये हर हर विद्यार्थी जो है ना, जिसको कहते हैं ना, इस दौर से गुजरता है। प्रॉब्ली शायद हम भी उस दौर से गुजर रहे थे। और बहुत सारी चीजें हमने ड्रामा स्कूल में ऐसी की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो जिनसे मैं अभी सहमत नहीं हूँ, जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि मैं उसको करेक्ट नहीं करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि वो दौर था जो उसे वैसे ही जिया जा सकता था, तो मैंने जिया और उससे सीखा। वो मैं आज भी सीख रहा हूँ। ड्रामा स्कूल की जो मेरी शिक्षा हुई है, वो अभी तक मेरे काम आ रही है। वो अभी तक मैं उसको लर्न और अनलर्न कर रहा हूँ। वो एक प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो दुबे जी हमको पढ़ाने आए थे, और सिर्फ उसी समय मैंने ये तय किया था कि उनके बारे में मैंने बहुत चर्चा की, सुनी थी, अलगता से चर्चा सुनी थी भोपाल में। और मैंने ये तय किया था कि ये एक व्यक्ति हैं जिनसे मुझे सवाल नहीं पूछना है, मुझे सिर्फ उनको सुनना है। और उनके गुस्से से हम सब वाकिफ थे। मतलब वो परशुरामी थे एक तरह से, मतलब उनको, मतलब तो हम सब वाकिफ थे। और वो जब उन्होंने उस समय उन्होंने ड्रामा स्कूल में जब क्लासेस ली थी, उन्होंने कुछ चीजें बताई थी जो 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 हमें समझ में भी नहीं आई थी।
और जो भी सवाल पूछता था वो डांट खाता था। मैंने हम्म, सोचा, और वहां पर जब उन्होंने जो ड्रामा स्कूल में हमको बताया था, कनेक्शन है हाँ। क्या? नेटवर्क का कुछ आया संकट आपको उधर? हाँ, कहीं नेटवर्क ठहर गया था, हाँ, अब ठीक हो गया। जी जी। तो तो आप वही बता रहे बहुत थे ही कि उन्होंने बेसिक चीज सवाल कोई नहीं। हाँ। हाँ, तो जब बॉम्बे आया था तो उन्होंने जो ड्रामा स्कूल में जो पढ़ाया था हमें, वो असल हाँ। में मुझे बॉम्बे में काम करने के 5 साल बाद या 3 साल बाद ये रियलाइज हुआ कि वो क्या कहना चाहते थे। तो हमें उतना समय हम्म, देना चाहिए। एक अभिनेता के तौर पे हम हमेशा चाहते हैं कि हमको तुरंत जवाब मिले, हम सवाल पूछे और हमको एक रेडीमेड जवाब मिले। हम उसको समय नहीं देना चाहते, हम इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं। और मुझे तब समझ में आया, वो जब हम उनके साथ मैंने सुदामा के चावल किया था, पहला यहाँ पे प्रस्तुति जो की थी, तो वो एक हाँ। वाक्य अगर मैं बोलता था, वो बोलते थे इधर सुनो, और वो बोल के बताते थे, और मैं मुझे लगता था कि बोलते हैं ऐसे बोलो। एक रेजिस्टेंस भी थी कि ऐसे ही क्यों बोलूं, मैं अपने तरह से क्यों नहीं बोल सकता। और मैं वैसे बोलता था, वो बोलते थे नहीं तुम सुन नहीं रहे हो, सुनो। और हम्म, ये बात सिर्फ एक ही सिंपल सा वाक्य समझने में मुझे 3 साल और लगे, कि सुनना हम्म, मतलब कितनी अद्भुत कला है, और कितनी बारीक कला है, जो कि आपको, आप कहने के लिए आप सुन रहे हैं लेकिन असल में आप सुन नहीं रहे हैं। और भाषा की जो इज्जत है, भाषा की जो रिस्पेक्ट है, वो मुझे उनसे मिली है। वो हमारी एक पूरी पौध उन्होंने मुंबई में तैयार की है, मतलब हम्म, एक्टर्स की, डायरेक्टर्स की, डिजाइनर्स की, जो भी आप कह लो, वो एक पौध उन्होंने तैयार हाँ। की है। तो वो बहुत बड़ा, मतलब मेरा मुंबई मुंबई में आने में और मुंबई में रहने में, और वो असल में कहीं उनके मन में दबी कुचली इच्छा थी कि मैं फिल्म स्टार बन जाऊं, शुरू में ही। और उन्होंने कभी खुल के कहा नहीं, पर मुझे मुझे मालूम था, उनको ये भी लगता था कि इसको तो स्टार बनना चाहिए। और उन्होंने बहुत हम्म। कोशिश की, और मेरे अंदर एक रेजिस्टेंस था उस समय सिनेमा को लेकर के, और मैं उस समय भी थिएटर ही करना चाहता था। तो मेरे बहुत सारे इनिशियल बहुत सारे साल सिर्फ थिएटर करते हुए बीते मुंबई में, टेलीविजन और थिएटर। मुझे उनको याद लगता है था उसको, कि आप लगभग हठधर्मी थे उस समय कि थिएटर ही करूंगा। नहीं, हट धर्मी नहीं, वो तो थिएटर तो अभी भी चल ही रहा है, और उसी उसी उससे मतलब थोड़ी सी, अब तो खैर कोरोना के चक्कर में और भी गति, पर उतना मतलब जाहिर है उस समय हम एक साल में 4-4 नाटक कर लेते थे, 3-3 नाटक कर लेते थे, और रोजी रोटी के लिए टेलीविजन था ही, तो जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि टेलीविजन ने हाँ। मुझे वो स्पेस दिया है जिसकी वजह से मैं इतना थिएटर कर पाया। हाँ। अब भी थिएटर तो हो ही रहा है, अपना ग्रुप भी है, मानव के साथ एक बहुत लंबा दौर रहा, मानव, सुनील शानबाग, हाँ। शिव सुब्रमण्यम, विक्रम, मतलब मुंबई में भी मेरा एक बहुत जिसको कहते हैं कि एक रामू रामनाथन, हम्म। एक लंबी फहरिस्त है जिनके साथ मैंने यहाँ पे काम किया और कर ही रहा हूँ लगातार। तो जी। वहाँ अभी लगभग पिछले एक दशक में जो हिंदी भाषा का रंगमंच है, वो लगभग उसके मूल में आप सब ही लोग हो ना? मानव जी, आप, ये जो आपने नाम बताए। मतलब मैं मूल में तो कहना मेरे लिए ये बहुत दम्भ हो जाएगा कि मैं मूल में हूँ, लेकिन मैं मतलब एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मानव ने हिंदी रंगमंच में जो उनका जो योगदान है यहाँ पे इस शहर में, वो बहुत बड़ा योगदान है। जी जी। और अरण्य का बहुत बड़ा योगदान है, जो जी। ग्रुप है। सौभाग्य से मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ। लेकिन हाँ। मानव ने जो इस 10 साल में, 10, 12, 14 साल में जो नाटक लिखे हैं और जिसका हम लोगों ने मिलकर मंचन किया है, हाँ। हाँ। अ, ये अद्भुत दौर रहा है मेरे हाँ। लिए पर्सनली, एक अभिनेता के तौर पे, एक थिएटर प्रैक्टिशनर के तौर पे। और मानव ने जिस तरह से नाटक और जितने डिफरेंट नाटक लिखे हैं, अलग अलग फॉर्म हाँ। को एक्सप्लोर किया, जहां वो शक्कर से शुरू होते हैं एक नाटक से, सोलो से शुरू करके
उनका फॉर्म हमेशा बदलता रहा है, विषय वस्तु बदलती रही है, और एक ही कॉमन फैक्टर रहा है कि सारे नाटक अंदर झांकते हुए नाटक हैं। वो आपसे, आपके अंदर से सवाल उठ रहे हैं और आप अंदर से जूझ रहे हैं, वो चरित्र ऐसे हैं। तो वो एक अलग अद्भुत, और भाषा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं की गई। वो एक भाषा ऐसी आई है जो मानव के नाटकों में, जो असल में एक ब्रिज का काम कर रही थी महानगर और दो तरह के जो भारत हम कहते हैं, जिसमें एक तरह की दूरी, इकोनॉमिक दूरी तो हम जानते हैं कितनी बढ़ गई है, तो उससे कल्चरल दूरी भी एक लेवल पे है जिसको हमको पाटने की बहुत आवश्यकता है, जो संवाद की बहुत आवश्यकता है मुझे लगता है। और ये जो इसका जो, अगर हम कोरोना का अगर हम एक तरह से फायदा कहें तो यही हो सकता है कि एक तरह का जो संवाद है वो स्थापित हो रहा है उन कलाकारों के बीच में जो कभी एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, सिवाय से फेस्टिवल्स में मुलाकात करते थे। और एक समय में हमेशा ये बात करता हूँ, एक समय था जब जितने महान निर्देशक, जितने हमारे समय में जो निर्देशक थे, जिसको तो आदर्श मानते थे, उनके बीच में एक अद्भुत सी राइवलरी थी और अद्भुत सा एक दूसरे के काम को लेकर के सम्मान था, और जो उनके डिफरेंसेस और एक तरह का संवाद था उनके बीच में, जो मैंने पिछले काफी लंबे समय से वो संवाद खत्म होते हुए देखा है। थिएटर ग्रुप्स का आपस में संवाद नहीं है, डायरेक्टर्स का आपस में संवाद नहीं है, और वो लोग एक दूसरे के काम को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। मैं अगर एक ही शहर में काम, मुंबई में लगभग ये फिर भी होता है, मुंबई में लोग एक दूसरे का काम देखते हैं, पर मुझे लगता है जब मैं भोपाल में भी काम करता था तो ये बहुत ही अद्भुत बात थी कि लोग, मैं ही एक अकेला अभिनेता था भोपाल में उस दौर में, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सबके साथ काम किया। मैंने रंग विदूषक के साथ भी काम किया है, मैंने नट बुंदेले के साथ काम किया है, मैंने दोस्त के साथ काम किया है, जैन भाई के ग्रुप के साथ, इप्टा के साथ, या कोई ऐसा ग्रुप, शायद ही कोई ऐसा ग्रुप रहा होगा जिनके साथ मैंने काम न किया हो, लेकिन सबके साथ काम किया। तो मुझे लगता है ये जो संवाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल क्या हो गया है, सब लोगों ने एक अपना एक वो बना लिया है और उसी में सब ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता जब तक हम अपने आइडियाज एक्सचेंज न करें, एक दूसरे के साथ संवाद न करें। ये बहुत अच्छी शुरुआत महानगरों में हुई है। जैसे मैं मुंबई में काम करता हूं तो अभिषेक मजूमदार वो बैंगलोर में डायरेक्टर हैं, वो ये काम करते हैं। जैसे वो हमको, मुंबई के कुछ कलाकार जाते हैं बैंगलोर में, उनके साथ रहते हैं, उनके ग्रुप के साथ काम करते हैं और एक नाटक तैयार करते हैं। हम अगर यहाँ कोई नाटक करते हैं, जो डी फॉर ड्रामा हमारा ग्रुप है, तो हम बैंगलोर से एक डायरेक्टर को लाते हैं और हम उनको बोलते हैं कि आप हमारे अभिनेताओं के साथ काम कीजिए। तो हम एक तरह का एक्सचेंज होता है, एक फॉर्म का एक्सचेंज होता है, एक विचारधारा का एक्सचेंज होता है। हम प्रवीण शेखर हमारे मित्र हैं जो इलाहाबाद में अद्भुत काम कर रहे हैं, बहुत समय से वो चल रहा है कि हमारे कुछ अभिनेता इलाहाबाद जाएं और उनके साथ काम करें। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सालों से बंसीदा से बोल रहा हूँ, अब तो खैर बहुत समय से नहीं कहा है, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा रही है बंसीदा के साथ एक नाटक दोबारा करने की, और कि मैं जाऊं और जहां वो कहें वहां मैं जाऊं और रहूं वहां पे और काम करूं। अब समय की थोड़ी मारामारी है, लेकिन होपफुली ये करेंगे जी। कि 10, 15, 20 सालों में ये सब हुआ है भैया कि ये एक दूसरे के काम को देखने का समय ना निकालना, या यथासंभव उसके प्रतिपक्षी बन के खड़े हो जाना, वो ज्यादा आसान रहा है। लेकिन वो उदारता पूरी चली गई, और इतना धीरज और धैर्य की भी कमी है कि आप बेहतर काम को स्वीकार नहीं कर पाते, अच्छे काम को स्वीकार नहीं कर पाते, और इसीलिए यह है कि श्रेष्ठ काम होना बंद हो गया सब जगह। फिर वो नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बंद हो गया, लेकिन अच्छे काम को स्वीकार कर पाना या बुरे काम को अस्वीकार कर पाना की बात नहीं है। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तरह की विचारधारा जो आपसे सहमत नहीं है, हमारे ये नाटकों की बात नहीं है, समाज की समस्या है। समाज की समस्या ये हो गई है कि हमने ये तय कर लिया है कि यही सच है, इसके अलावा सच नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं, हम दूसरी तरफ जाते ही नहीं है, हम दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। यही चीज नाटकों में छन के चली गई है कि जो मैं कह रहा हूं और जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं वही सच है।
दूसरा सच एग्जिस्ट नहीं करता। ये असहिष्णुता जो आ गई हमारे अंदर कि हम एक दूसरे को सुनने के लिए राजी नहीं है, तो वही चीज कला में भी जाती है संभवतः। जी हाँ, वही नृत्य संगीत में भी ऐसे ही है कि जी एक नर्तकी को दूसरी नर्तकी का नृत्य नहीं देखना है तो नहीं देखना, या सुनना नहीं है गायन वादन तो नहीं है। जी जी इधर क्या हुआ कि उसमें फिर श्रोता या दर्शक समुदाय बहुत सिमट के रह गया है, जी उसका प्रभाव इधर भी पड़ा है। जबकि फोक में अलग है, फोक में अगर कोई लोक कलाकार का ग्रुप नृत्य कर रहा है तो अपना नाच के फिर सामने बैठ जाता है कि जो दूसरे राज्य के दो लोक नर्तक आए हैं या दल आए हैं तो वे किस तरह से कर रहे हैं, जी वहां वो जी चीज अभी है। पर इधर जो हमारे जो पढ़े लिखा जो समुदाय है, समाज है, और जहाँ पर जो सृजनात्मक कला है वहां पर ये सब चीजें बहुत हो रही हैं। जी इधर आपके साथ एक जो सरदारी बेगम की शुरुआत श्याम बाबू के साथ हुई, फिर बाद में लगातार तिग्मांशु धुलिया, अनुराग कश्यप, आर्टिकल 15 वाले, मुल्क वाले, अनुभव जी। अनुभव सिन्हा जी, तो ये पूरी जो प्रतिभाशाली निर्देशकों की पीढ़ी है जो पिछले 10-15 सालों में जिसने पूरे सिनेमा को बदला है, हमारे समय में सिनेमा घर के पूरे संस्कार को बदला है, जी इनके साथ काम करके आपको किस तरह के अनुभव हुए और इनकी क्या खूबियां आपको प्रभावित की? खासतौर से अनुभव सिन्हा, तिग्मांशु धुलिया, इनकी बात करना चाहूंगा। टिशु भाई के साथ काम नहीं कर पाया मैं अभी तक। एक अभिनेता के तौर पर ही हमने स्क्रीन शेयर किया है, और ये मेरी इच्छा रही है कि उनके साथ काम करूं, और वो इच्छा जल्दी पूरी होगी। मैं मतलब ऐसी उम्मीद है मुझे, क्योंकि वो मतलब जिस तरह कहानी जिस तरह से वो कहते हैं वो अद्भुत, जिसको कहते हैं ना, फॉर्म है। तो तो या मतलब वो मुझे लगता है कि वो मतलब वो अपने समय से पूरी होगी। मेरे सीनियर हैं, ड्रामा स्कूल के सीनियर, मैं उनका काम देखा है, हमारे बीच में संवाद भी हुए हैं कई बार। लेकिन वो जो इसको कहते हैं कि निर्देशक और अभिनेता के तौर पे अभी तक वो हमारा जो है ना वो हुआ नहीं है, तो वो जल्दी ही होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। बाकी जितने निर्देशकों का आप नाम ले रहे हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, उसके ऊपर मैं हर 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 प्रोसेस के ऊपर एक किताब लिख सकता हूँ। मतलब चाहे अनुभव जी हो, चाहे अनुराग कश्यप के साथ जो मैंने काम किया है, ये क्या होता है कि हर आदमी का जो अप्रोच होता है एक अभिनेता को लेकर के, और एक जो कॉमन फैक्टर है वो जो रिस्पेक्ट है इनकी आपके प्रति, एक अभिनेता के प्रति, इन जनरल एक अभिनेता के प्रति, आपके प्रति मतलब इंडिविजुअल मेरे प्रति नहीं, वो सारे जो अभिनेता हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं, वो छोटी सी भूमिका में हो, बड़ी भूमिका में हो, जो उनका तो वो आपका जो है ना वो काम, मतलब एक जनरल एक बात कर रहा हूँ, ये तो एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन मैं एक जनरल बात कहूँ तो कोई भी बड़ा निर्देशक होता है उसकी अभिनेताओं के प्रति जो एक जिसको कहते हैं ना कि जिस सरलता से अप्रोच करते हैं, जितनी रिस्पेक्ट के साथ अप्रोच करते हैं, तो वो आपका काम बहुत आसान कर देता है। एक तरह की फ्रीडम आपको देते हैं कि आप एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को, आप अप्रोच कीजिए चीज, आप अपने आप कैसे इसको अप्रोच करते हैं, कैसे देखते हैं आप चीज़ों को। तो आपको जो अधिकार जब मिलता है वो अपने आप में आपको एक कॉन्फिडेंस, और ये मैंने भट्ट साहब से के साथ जब मैं काम कर रहा था तब मैंने ये देखा था कि आप जब शुरू में काम करने जाते हैं नर्वस होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस टूटा हुआ होता है, आपको लगता है कि कैसे मुझे कैसे स्वीकार करेंगे, तो आपको प्रमाणित करना है अपने आप को। लेकिन एक निर्देशक आता है और वो आकर के आपको बोलता है कि मतलब तुमसे बेहतर कोई नहीं है, और सडनली आपको लगता है, और वो मतलब लिटरली इन शब्दों में नहीं बोलता है, वो आपको एहसास दिलाता है, और फिर आप जो है ना फिर आप खिल करके निकलते हैं। तो या मतलब इसका यह है कि अनुभव जी के साथ तो मैंने लगातार काम किया है, मतलब आर्टिकल हो, मुल्क हो, या थप्पड़ हो, तो ये सब तो चल ही रहा है, यात्रा चल रही है, तो अद्भुत यात्रा है। सो यह मतलब मैं बहुत शायद आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि बहुत बड़ा हर डायरेक्टर के प्रोसेस के ऊपर बात करना पड़ेगा, और वो लंबी बात हो जाएगी तो जी हाँ, पर फिर भी इस पूरे समय में जिस तरह का सिनेमा बन के आ रहा है और अट्रैक्ट करता है, उसमें मूल जो किरदार होते हैं, नायक या नायिका, जो अमूमन तो हमारा सिनेमा उन्हीं से
ओरिएंटेड रहा और हमारे एक साधारण दर्शक की समझ वहीं तक जाती है। लेकिन इधर जो सहयोगी भूमिकाओं में जो कलाकार हैं वो लोग जिस तरह का कमाल करते हैं वो सब इन निर्देशकों की वजह से रेखांकित होने लगा, आप जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों की वजह से। मुझे हमेशा लगता है कि किरदार को लेकर कितना आंतरिक रूप से जूझ कर आप चीजों को निकाल के लाते और दृश्य और फ्रेम में किस तरह से वो हम लोगों को प्रभावी लगता है। एक दर्शक की तरह जब हम बैठ के देखते हैं, एक पूरा दृश्य बना हुआ है, दृश्य बन शॉट लिया जा रहा है, सारी चीजों की एक परफेक्शन है, उसके साथ फिर आप सबकी जो परफॉर्मेंस है तो वो कहीं ना कहीं बहुत हाई निकल के जाती है। तो ये मुझे लगता है कि सब जगह उनके जो टेक्नीशियन होते हैं उन सब में भी ये सब बदलाव है। उनके सिनेमेटोग्राफर, उनके जो आर्ट डायरेक्टर होंगे, एक पूरी सिचुएशन क्रिएट करने में ये एक बड़ी बात है। मुझे लगता है पहले इतनी बारीकी से देखा नहीं जाता था। जैसे एक बार मुझे याद है भोपाल में गोविंद नामदेव जी अक्सर आते हैं जब भी कभी, तो बहुत सारे लोग उनको मिलते हैं आके, फिर कोई कहता है कि मुझे फिल्मों में काम करना है। बड़ा गोरा सुंदर सा लड़का आके उसमें बड़ा अच्छा अप टू डेट होके आया था। तो उससे बात करते करते उन्होंने कहा कि इस समय बोले सिनेमा में इतने बदलाव आए हैं और बोले कैमरा बोले आप इतना शार्प हो गया है कि आपके मुंह के अंदर भी झांक लेगा कि आपके दांत उबड़ खाबड़ है। तो उसके दांत वास्तव में उबड़ खाबड़ ही थे। तो बोले कि एक अभिनेता को बहुत सारी तैयारी करना पड़ती है। चेहरे की सुंदरता बोले मायने नहीं रखती कि आप सुंदर हो या बहुत अच्छा फिजिक है या आपकी अच्छी टेस्ट है, पर्सनालिटी है। दरअसल ओवरऑल आप कितने परफेक्ट हो, कैमरा बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर लेता है। तो जब जहाँ कैमरे की निगाह इतनी बारीक हो वहां पर तो परफॉर्मेंस को लेकर भी बहुत सूक्ष्म होना होता होगा। ये सब चीजें आप सब ध्यान रखने वाले होते हैं। हाँ, सूक्ष्म मतलब ऑफ कोर्स, मतलब मुझे लगता है आपको ट्रूथफुल होना पड़ता है, बस दैट्स इट। मतलब आप जो काम कर रहे हैं उस पर आपका भरोसा होना चाहिए, ट्रूथफुल होने चाहिए आप, और अपने काम को सरलता से अप्रोच करना चाहिए। एक सिक्योर माहौल में आप अगर काम कर रहे हैं जहां आपकी स्पेस सुरक्षित है कि मैं वांटेड हूं यहाँ पे, मतलब लोग मुझे पसंद करते हैं, तो आधी लड़ाई वहां खत्म हो जाती है। दूसरी चीज है कि अगर आप अपने काम को किस तरह से अप्रोच करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नए निर्देशक जो एक नई पीढ़ी आई है निर्देशकों की, वो जैसा कि आपने कहा है कि वो सिर्फ वो एक दुनिया जो क्रिएट कर रहे हैं उस पर विश्वास करते हैं। वो कहानी अगर नेचुरली नायक नायिका होते हैं कहानी में, वो तो वो कहानी का मूल होता है, लेकिन जो दुनिया है जो उसके आसपास है वो इग्नोर नहीं करते हैं उसको। वो उनके लिए बहुत मायने रखती है और उनको लगता है कि ये दुनिया, उसमें ये जो चरित्र हैं उसमें बहुत कुछ ऐड करते हैं। और उसकी वजह से कहानी कहने का जो फॉर्म है वो बदला है। जहाँ पे लोग फिलर्स की तरह काम करते थे, अब वो जो चरित्र हैं वो असल में मतलब पहले एक ही चरित्र अभिनेता एक ही भूमिका पूरे जीवन करते जाता था, क्योंकि दर्शक भी एक कंफर्ट जोन में ऑपरेट करते थे। वो भी हमारी फिल्म का जो रूप था उसमें हमेशा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी दर्शक के लिए, कि वो जब फिल्म देखने जाए तो उसको पहले से पता हो कि क्या घटने वाला है। अगर रंजीत साहब आएंगे तो वो क्या करने वाले हैं हमको पता होता था, प्राण साहब आएंगे उनकी भूमिका क्या होगी, या प्रेम चोपड़ा साहब आएंगे उनकी भूमिका क्या होगी, या मुकरी साहब की क्या भूमिका होगी। वो सिनेमा पे आते तो हमको पता चल जाता था अब कॉमेडी होने वाली है, या महमूद साहब आएंगे कॉमेडी होने वाली है, ये आएंगे तो एक बलात्कार का सीन तो होगा ही होगा। और ये सालों साल, और दर्शक इस कंफर्ट में सिनेमा देखने जाता था। अब क्या है, अब दर्शक ही उसके लिए तैयार नहीं। दर्शक बोलता है कि नहीं, अगर मैं ही एक भूमिका अगर 3 फिल्मों में कर दूं तो दर्शक मुझसे ऊब जाएगा, निर्देशक मुझसे ऊब जाएगा, समाज मुझसे ऊब जाएगा। वो बोलेगा कि भाई नहीं, हम यहाँ पे एक संसार देखने आए हैं, और संसार जो हमको चैलेंज करे, है ना। और तो ऑफ कोर्स कहानी कहने का फॉर्म बदला है, और एक तरह का एक निर्देशकों का आपके ऊपर भरोसा बढ़ा है चरित्रों, और आपके लिए एज एन एक्टर असल में चैलेंजेस बढ़ गए, क्योंकि आप एक ही भूमिका दोहरा नहीं सकते। मतलब एक ही तरह की भूमिका आप नहीं कर सकते। आप खुद ही बोर हो जाएंगे, लेकिन आपसे पहले जो है ना दर्शक बोर हो जाएंगे आपसे। सो ये हमारे लिए असल में गोल्डन पीरियड है हम लोगों के लिए, चूंकि
इसमें चैलेंजेस बड़े हैं और इसमें रिस्क भी ज्यादा है। मतलब आप एक ही चरित्र आप 10 साल नहीं खींच सकते हैं, आप बाहर हो जाएंगे। आपको आपको रीइन्वेंट करना पड़ेगा एज एन एक्टर अपने आप को। तो आपकी खोज लगातार बनी रहनी चाहिए। और अब ये इस समय जो डिजिटलाइजेशन का दौर है, सब कुछ बहुत आसान हो गया है। पहले तो ये था कि एक शॉट को अगर 10 बार लेना है तो भी निर्माता घबराता था कि उसका पता नहीं कितना खर्चा हो जाएगा। जी जी और ऐसा ऐसा होता भी था कि 10 बार शॉट लिए जाते थे। तो मुझे लगता है जी। कि आज वो माहौल नहीं होगा उतना। आज लगभग 1 या 2 बार में ही शॉट ओके होता होगा। अभी क्या वातावरण लगता है आपको? डिपेंड्स ऑन आपके द खुद का डायरेक्टर, हिस्सा। निर्देशक के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कुछ निर्देशक हैं जो आपसे 20-20 बार कराते हैं। और आपको लगता है कि मतलब मैं एक फिल्म कर रहा था और एक मेरे सामने अभिनेता थे, तो मैं उनको लाइंस फीड कर रहा था और वो उनका उनका क्लोज लगा हुआ था। हाँ। और मुझे लगा मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनको कोई एडी, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ही लाइंस दूं, क्योंकि वो उसका असर पड़ता है। तो मुझे तो लग रहा था कि वो दूसरे तीसरे टेक के बाद ठीक थे वो, लेकिन निर्देशक ने लगभग वो शॉर्ट में करीब 2-2.5 घंटे लग गए। वो एक डायलॉग के ऊपर वो कराते गए और मजे हुए अभिनेता थे। और हाँ। मुझे लगा कि तो अगर निर्देशक के दिमाग में कुछ है और उनको नहीं मिल रहा है तो फिर वो चीज आपको करनी, जैसे मुझे भी जब मेरे ऊपर आया कैमरा तो मुझे लगा कि मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे में हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो लगातार 2-2.5 घंटे उसमें भी लगे। और कुछ लोग होते हैं जो एक बार में हाँ कह देते हैं। तो वो आपसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो वही अद्भुत है इस दुनिया का। वो है जहाँ पे हर निर्देशक की जो आपसे जो अपेक्षा होती है वो अलग होती है, और वही हम्म। आपको एक अलग अभिनेता बनाती है। अगर हर निर्देशक आपसे एक ही तरह की अपेक्षा रखेगा या एक ही फॉर्म में आप काम करेंगे तो आप एक ही हम्म। तरह की परफॉर्मेंस देते हुए पाए जाएंगे। तो हर निर्देशक आपसे अलग अपेक्षा करता है, उनका प्रोसेस अलग होता है। कुछ निर्देशक बहुत जिसको रिहर्सल्स में बिलीव करते हैं, कुछ निर्देशक रिहर्सल में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। हम्म। कुछ निर्देशक इम्प्रोवाइजेशन में बहुत बिलीव करते हैं कि आप ये पंक्तियां हैं, इसके ऊपर आप खेल जाइए। वो कई बार कठिन ही बोलते हैं, वो चलने देते हैं। और कुछ निर्देशक होते हैं, अगर आपने एक शब्द भी एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो उनको लगता है नहीं, ये रिदम बिगड़ रहा है वाक्य का। और ये सब चीजें अपनी जगह बहुत अद्भुत तरीके से सही हैं। सो आपका काम एक अभिनेता के तौर पे असल में ये होता है कि आप जिनके साथ काम करें, आप उनके प्रोसेस में काम करें, तभी आप कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे एक एक्टर के तौर पे। और हम बहुत जल्दी हमको आदत हो जाती है कि ये मेरी प्रोसेस, अभिनेता की कोई एक प्रोसेस नहीं होती है। हम्म। अभिनेता की प्रोसेस हमेशा उस संसार के साथ बदलती है जिस संसार में वो घुस रहा होता है। मैं एक उसमें जिस जिस फिल्म में जो अभिनेता हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो टीम है, जो राइटिंग है, वो डिसाइड करती है आपकी प्रोसेस। आप प्रोसेस घर से लेके नहीं जाते हमेशा। आपके पास स्क्रिप्ट आती है, स्क्रिप्ट आपकी प्रोसेस डिसाइड करती है कि आप किस पे क्या क्या तरीका अपनाएंगे, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। ये इंदुधर अप्पू ये पूछ रहे हैं कि कुमार सर, आपका फेवरेट बॉलीवुड डायरेक्टर कौन है? ये मुश्किल सवाल है कि फेवरेट बॉलीवुड, क्योंकि जब आप जिसको कहते हैं आर्ट फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसमें फेवरेट नहीं होता है। आप जो काम इंजॉय कर रहे हैं, जिस समय आप कर रहे हैं, मतलब इतने निर्दय। मैंने इम्तियाज साहब के साथ काम किया है, और मैं अनुभव सिन्हा के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने नितिन कक्कड़ के साथ काम किया, अली अब्बास के साथ। अब ये इंडिविजुअल्स हैं डिफरेंट, और जी जी। डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं, डिफरेंट अप्रोचेस हैं। इनको आप कैसे तुलना कर सकते हैं, या मेरी ही तुलना किसी और अभिनेता के साथ कैसे हो सकती है? जी और जी। फेवरेट कैसे होता है? फेवरेट मतलब मेरे को ये खाना अच्छा लगता है, मैं कह सकता हूँ। मतलब मुझे दाल हाँ। भात अच्छा लगता है, वो मैं कह हाँ। सकता हूँ। निर्देशक कौन कौन आपका फेवरेट है, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। और ये मैं बच नहीं रहा हूँ इस सवाल का जवाब देने से। मुझे लगता है कि ये कला में, अब आर्ट में इस तरह की जो वो नहीं हो सकती है। मतलब आप जब ये बहुत ही अद्भुत अद्भुत संसार है। मतलब मुझे लगता है मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ
और जितना कुछ ले रहा हूं हर डायरेक्ट्रेस से या हर फिल्म से, उस फिल्म से जो मैं ले रहा हूं वो अद्भुत। जैसे मैंने रंग मंडल की बात कर रहा था, मतलब मैं स्कंदगुप्त का जो अनुभव है, बाबा के स्कंदगुप्त का जो अनुभव है, कि मैं जार जार रो रहा था उस नाटक को देखते हुए। मतलब वो मैं अनुभव में कभी, अब आप कहेंगे वो मेरा फेवरेट नाटक है, नहीं, चंदा बेड़नी, मतलब पेट में दर्द हो गया था हंस हंस के, मतलब वो जो परफॉर्मेंसेस थे, हाँ, या तुक्के पे तुक्का, बिल्कुल। यू नो। तुक्के में सो तुक्का। हर नाटक जो है ना, या द्वारका भाई को दो कश्तियों का सवार में देखना, हाँ, है ना, फादर में आलोक भाई को देखना, फेदरा में आलोक भाई को विभाजित, मतलब, तो ये मुझे लगता है ये थोड़ा सा, आई एम सॉरी बट इसका जवाब हाँ। दे पाना बड़ा मुश्किल होता है जी। फिर भी थोड़ा सा समय बचा है तो आप अपनी पसंद की फिल्मों के बारे में जरूर बताएंगे। जो आपने खुद फिल्में की उनमें से आपको स्वयं कौन सी फिल्म एज कैरेक्टर वाइज संतोष देती है? संतोष, मतलब देखिए क्या है कि चरित्र में मुझे जो करके मुझे लगा है कि एज एन एक्टर मुझे कुछ ब्रेक थ्रू मिला है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन फिल्में हैं, जैसे एक एयरलिफ्ट फिल्म है जिसमें एक भूमिका मैंने की थी। वो मेरे लिए मुश्किल भूमिका थी क्योंकि वो बहुत ड्रामेटिक भूमिका नहीं थी, उसमें बहुत नाटकीयता नहीं थी, बहुत इंटरनल जर्नी थी, तो वो, और वो मेरे लिए डिफिकल्ट भूमिका थी, तो वो मुझे उससे मुझे एक संतोष मिला है। थप्पड़ से मुझे बहुत संतोष मिला है क्योंकि थप्पड़ मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था हाँ, उसको एक्सप्लोर करना, क्योंकि उसमें मैं ये एक्सप्लेन कैसे करूं कि क्यों मुश्किल था। बहुत इंटरनल, मतलब मैं जो भी बोलूंगा असल में मुझे लगता है जैसे आप अपने काम के बारे में बात करना शुरू करते हैं वो ओछा होने लगता है, आप असल में उसके साथ न्याय नहीं करते। तो थप्पड़ एक फिल्म है। फिर एक फिल्म अभी आने वाली है, नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट की है, राम सिंह चार्ली। वो एक काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरे लिए। उसमें वो जो यात्रा है हमारी, उसमें कुछ सीन्स हैं जो हमने किए हैं, और उस सीन को वहां पहुंचने की जो यात्रा है, इसलिए मैं कहता हूं कि फिल्म में जो आएगा वो एक अलग बात है। उस फिल्म में उस सीन तक पहुंचने में हमने कितने दिन बिताए हैं अलग से, और जो हमने 15 दिन उस सीन तक पहुंचने के लिए बिताए हैं, और उस 15 दिन का एक भी हिस्सा उस सीन में नहीं है। लेकिन अगर वो 15 दिन हमने नहीं बिताए होते तो वो सीन वहां नहीं पहुंचता जहां था। हाँ, तो ये अद्भुत अद्भुत है। हाँ, तो वो एक राम सिंह चार्ली है, थप्पड़, और ये थोड़ा अनफेयर हो जाए बिकॉज देयर आर सो मेनी रॉक स्टार है, जिसने मुझे बहुत, मतलब जिसको कहते हैं, मैंने अपने आप को अभिनेता के तौर पे रीडिस्कवर करने की कोशिश की थी, उसमें समझने को, और उसका इम्तियाज सर का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। कैसे उन्होंने हैंडल किया था एक अभिनेता के तौर पे मेरी जो इनसिक्योरिटीज रही होंगी, या तो या मतलब बहुत 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 सारे हाँ, ये काम है जी। इधर ये फिर हम यही कामना करते हैं कि दोबारा से सारी दुनिया फिर से शुरू हो उसी सामान्य परिस्थितियों के साथ, जी महीने 15 दिन जो भी छोटा से छोटा समय लेकर के, और फिर सब वही संसार खुले जो जिस तरह से शहर खुलते हैं उस तरह से सिनेमा घर, जी और एक सिलसिला शुरू। आपकी सूर्यवंशी शायद सबसे पहले रिलीज होगी अगर सिनेमा जैसी खुलेंगी। बिल्कुल, आई होप सो, मतलब ये जल्दी से खुले, सब चीजें नॉर्मल हों और हम लोग वापस गले मिल पाए। हाँ, ये भी एक बड़ा मुश्किल है। सब कुछ इतना, वही मैंने कहा ना कि बहुत सारी दुश्वारियां हो गई हैं। जी पर जी ये पता नहीं क्या ये समय भी देखना था। हर 150 साल में कुछ इस तरह के कठिन समय आते हैं। जी जैसे जी आप भोपाल की गेस्ट एचडी को भी उस तरह याद करते होंगे, आप भोपाल से हैं इसलिए। जी वो भी एक अजीब सा था, पूरी दुनिया जी में फैल गया था। एक ही जी। कोरोना है। तो मैं बहुत आपका आभार करता हूँ सर, आप आए और समय दिया, और यही कामना है कि फिर वापस सब दुनिया उस तरह से लौटे और एक बार फिर जी, सब सिलसिला शुरू हो। बहुत थैंक यू आभार सो मच, आपका भी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत वंदे लोगों ने भारत। सवाल पूछे थे, अब मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर पाता हूं तो मैं जवाब नहीं दे पाया, तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और सर आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने नहीं, के लिए। और या आपने थैंक आपने जिस सहजता से तुरंत हाँ कहा वो मेरे लिए बहुत अनमोल है, और इसी से मुझे वही सब पुराने अपनेपन की याद ताज़ा होती है। मैं इसको हमेशा बहुत इसका बहुत मान करता हूँ। यू नमस्ते। थैंक यू सो मच।